हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 16 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नवनिर्वाचित संविधान सभा से निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1946। भारत की अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो वित्त विधेयक का अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, अगला है कि भारत में कितने तलछटी बेसिन है जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 26। कितने हो जाएंगे? 26। अगला प्रश्न है कि झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस। अगला है डैश बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल से फूलों और सजावटी फसलों की खेती की कटाई के समय से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा, आइए सेकेंड नंबर वाला है पुष्प कृषि। क्या हो जाएगा? पुष्प कृषि। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि CADC का गठन 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत चमका जातीय लोगों के लिए किया गया है। CADC का पूर्ण रूप क्या है? तो CADC का पूर्ण रूप है चकमा। क्या है? चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, आगे की ओर चलते। कह रहा है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 13। अगला है खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी। अगला है कि डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से निपटने का प्रबंधन करती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मौद्रिक नीति। क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति। अगला निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के दूसरे सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा माधुरी कानिटकर। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 1992 में। किसको? 1992 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है? तो AIIB का पूर्ण रूप जो होगा वो क्या होगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी विकल्प 3 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो नेपाल की सबसे नदी कर्णाली नदी है। कौन है? कर्णाली नदी है। अगला है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो ये करी गई थी 1954 में। कहाँ पे है? विकल्प में लगाइए, 1954 में करी गई थी। अगला है कि भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्त योजना शुरू की गई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना।
अगला है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष है वो सर मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश में फीफा का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संघ गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5। कितने? 5। ठीक है, जैसे गुलाम वंश 1206 से 90, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1413, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526। आशा करते हैं कि आप लोगों को हर डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगला है कि दिनेश खास को बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा अक्टूबर 2020 से निम्नलिखित में से किस बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में अनुशंसित किया गया है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? इसका सही विकल्प आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो जाएगा। किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के साथ राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा का गठन किया गया? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सरकार द्वारा आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन डैश कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिवेश। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ली थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 4 बारामती। ठीक है, अगला है प्रश्न आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, ये भोर होगा क्या? भोर होना चाहिए, 25 का भोर होना चाहिए। में हमसे गलत हो रहा है। ठीक है, देखिए रामेश्वर पुणे के भोर तालुका में एक जगह है, रायरेश्वर जो है, रायरेश्वर पुणे के भोर तालुका में एक जगह है जिसमें एक मंदिर है जो क्या है? अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा गुवाहाटी में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा MS धोनी। अगला है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता में डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कठोरता को आमतौर पर क्या किया जाता है? इसको आमतौर पर प्रति लीटर के बराबर कैल्शियम कार्बोनेट के मिलीग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे कहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट? विकल्प 3 लगा दीजिए ना। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोब के साथ राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? HDFC बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1969। क्या हो जाएगा? 1969। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश के संस्थापक का शासक है? तो लोदी वंश के संस्थापक का जो शासक होंगे वो कौन हो जाएंगे? तो बहलोल खान लोदी। कौन? बहलोल खान लोदी। अगला है कि दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फेनी नदी। अगला है कि डैश को इसका अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले की निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? तो संविधान सभा के सचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है,
अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाला एक ऐतिहासिक भवन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर था? पहला मंदिर स्थित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला है कि एहोम के विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गोमधर कुंवर। कौन हो जाएंगे? गोमधर कुंवर हो जाएंगे अहोम विद्रोह में। अगला है कि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? वैधानिक राजधानी है तो ये श्रीलंका का हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इन कस्टडी उपन्यास जो है अनीता देसाई। अगला क्रिकेट द्रोण पुस्तक जतिन प्रांजपे और आनंद वसु द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक में से किसके ऊपर आधारित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वासु प्रांजपे। क्या हो जाएगा? वासु प्रांजपे। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि इयान वेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंग्लैंड। अगला है कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो इसका सही विकल्प होगा बिठूर। कहाँ भेजा गया था? बिठूर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ऊंची चोटी केओक्रांदोंग है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प तो भूटान होगा। क्या होगा? भूटान। अगला है कि निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला पूछा है तो कल्पना चावला होगा। क्या होगा? कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। करनाल में 17 मार्च 1962 को जन्मी कल्पना 1991 में अमेरिकी नागरिक बनी। ठीक है, इनका डिटेल और आगे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चटगांव पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बांग्लादेश चटगांव। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है कि 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुर बहार। ठीक है, अगला है कि लोमास ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और वह सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है लोमास ऋषि गुफा। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि यदि दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सी आएगी? 1 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत 5 होगा, तो यानी 5 का विपरीत 6 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। यहाँ पे 168 को हम करेंगे क्या? जैसे 8 गुने कर लेंगे 20। ठीक है, और प्लस कर देंगे 8। 20 × 160 और 8 कितने हो जाएंगे? 168। सेम उसी प्रकार से हम 84 का भी कर लेंगे, यानी कि 4 गुने हम 20 कर लेंगे। ठीक है, और प्लस का 4 कर देंगे, हमें मिल जाएंगे 84। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? 4। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए पैटर्न के रिक्त स्थान पर रखने पर वह पैटर्न को सही तरीके से पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऐसा वाला बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा और यहाँ पे एक ऐसा खाली वाला त्रिभुज बन जाएंगे। यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा बदलाव है कि यहाँ पे ऐसे वाला त्रिभुज हम फिर से इसे कर देते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है ऐसे, फिर ये ऐसे होंगे, इसी में मिल जाएंगे ये, और ये लाइन जो है ऐसे यहाँ पे एक त्रिभुज, मतलब ये वाला फिगर जो है ना यहाँ बन जाएंगे। सीधा सीधा इतना समझ लीजिए। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प 4 लगा लीजिए। ठीक है, अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आ सकती है का मतलब यहाँ पे कर दीजिए 8 और +2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है,
फिर इस 12 में क्या कर दीजिए, 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो 21 हो जाएंगे। फिर 21 में 4 का स्क्वायर ऐड कीजिए, फिर 37 आ जाएंगे। 37 में 5 का फिर 62 आ जाएंगे, और 62 में फिर 6 का कर दीजिए 98 आ जाएंगे, जो विकल्प इसमें 3 में निहित है। अगला है कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो विकल्प में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की हूबहू दर्पण छवि होंगी। यहाँ पे रख दीजिए इसको, और ये जो है ना पी आपको ऐसे मिल जाएंगे। एस जो है एस कैसा ऐसे करके हो जाएगा, यानी कि ऐसे कीजिएगा, विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम कितना सारा करा चुके हैं। अगला, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मुड़े हुए कागज को काटने का क्रम दी गई आकृतियों में दिखाया गया है। कागज को खोलने पर यह किस प्रकार दिखाई देगा। अगर इस कागज को खोलिएगा, देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फिगर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या किया है, ऐसे करके यहाँ से हल्का काट के ऐसे कर लिया है, और फिर यहाँ पे ऐसे काट दिया है। तो आपको नहीं लग रहा कि विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएंगे, है ना। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। आइए शब्द को तो पहले देख लें। कह रहा है गला है, नाक है, कान है, और क्या है, आँख है। तो इसमें सबसे भिन्न क्या हो जाएगा, गला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गला को छोड़कर अन्य सभी मानव शरीर के संवेदी अंग है। फिर नाक, कान और आंखें चेहरे के भाग हैं, ठीक है। कोई भी तरीके से इसे कर सकते हैं। अगला है कि रनवे हवाई जहाज से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ट्रैक जो है उड़ान, क्या है, उड़ान यानी कि एथलीट के लिए होता है। नहीं दिखते नहीं है, ट्रैक जो होता है क्या करता है, ट्रैक पे ही एथलीट दौड़ते हैं, है ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समुच्चय दिए गए आरेख द्वारा सबसे बेहतर तरीके से चित्रित होता है। आप एक काम कर लीजिए, इसमें ना बेटियां को डाल दीजिए, इसमें लड़कियां को और इसमें विद्यार्थी को। इसका सही विकल्प हो जाएगा सही, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये जो फिगर आपको दिया है इसमें किसको डालिए, बेटियां को डी से डॉटर कर देते हैं, इसमें जी कर देते हैं लड़कियां को, और इसमें कर देते हैं स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प इसका सही होगा। तो विकल्प 4 तो सही होता दिख रहा है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ से कॉमन कीजिए तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 10, यहाँ कॉमन कीजिएगा तो 24, यहाँ कॉमन कीजिएगा तो 44, यहाँ कॉमन कीजिएगा, मतलब डिफरेंस करना है, कॉमन क्या डिफरेंस चेक करना है कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हो जाएगा 70, और फिर इसका चेक कीजिए तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, 14 लिखा हुआ मेरा। फिर यहाँ कीजिएगा तो 20 का डिफरेंस होगा, फिर यहाँ कीजिएगा तो 26 का हो जाएगा, ठीक है। अगला में सभी को कीजिएगा, ये 24, 14, 20 और 26 में 6 का डिफरेंस है। तो फिर इसमें 6 जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे आपका 26 में 6 जोड़िएगा तो 32, और 32 में फिर कितने जोड़ दीजिएगा, मतलब 70 में 32 जोड़ दीजिएगा 102, और 102 जोड़िएगा 171 में आपको मिलेंगे 273, जो विकल्प इसमें है 4 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। अब आकृति को देखें आप, तो आकृति 3 को अगर आप छोड़ दें तो अन्य सभी आकृति में 3 वर्ग और 3 कोण आकृति में है, लेकिन क्या है कि आकृति 3 में 4 वर्ग और कितने कोण है, 2 कोण है, इसलिए ये क्या है, अलग है, अपना इसका अलग कहानी है। अगला है कि एक कूट भाषा में अवार्ड रोब को ऐसे लिखा जाता है, अवार्ड रोरेब के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ओरिएंटल को कैसे लिखा जाएगा, आपको हम करके दिखा देते हैं। जैसे WA है ना, RDROBE, यही है ना। अब देखिए AWDROREB, यही है ना। अब देखिए ये इसको ऐसे क्रॉस करके मिलाते चलिए, कैसे करके, क्रॉस करके मिलाते चलिएगा, ऐसे करके बना लीजिए। तो ओरिएंटल का कर सकते हैं ना आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि डॉलर का अर्थ जोड़ना है, @ का अर्थ घटाना है, एंड का अर्थ गुना करना है और हैश का अर्थ भाग देना है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान कितना होगा। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, आपको क्या बोला गया था, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए।
यहाँ पे 16 है, एट द रेट का मतलब था घटाओ, ठीक है। फिर कितने थे 26, है ना। और डॉलर का अर्थ क्या था जोड़, तो हम जोड़ का साइन दे दिए। फिर 8, फिर एंड का अर्थ क्या दिया था आपको, एंड का अर्थ दिया था गुना, ठीक है। फिर 14 और उसके बाद हैज का मतलब था भागा, क्या था भागा था, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं, तो ये 16 का 16 तो रह गए, ठीक है। अब ये जो है 26 ये भी रह गए। अब देखिए इस वाले क्रिया को करेंगे तो यानी 7 दूना 14 और 8 दूना 16 हो जाएंगे, है ना। अब अगर हम करें इसको तो क्या हो जाएगा, 16 16 32 और 32 में से घटा दे 26, 6 उत्तर आएंगे जो विकल्प 2 में है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। तो इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए और विकल्प 4 में फिट कर दीजिए। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अगर आकृति जो 2 को छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति में जो डिजाइन है, ये वाला डिजाइन, ऐसा वाला डिजाइन जो है, ये क्या हो रहा है, विकर्णता व्यवस्थित हो रहा है। लेकिन आकृति 2 में उर्ध्वाधर व्यवस्थित हो रहा है, कैसे, इसमें उर्ध्वाधर ऊपर नीचे जैसे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। तो 3 है, धातु है और तांबा है। तो पहले धातु का सर्किल बनाइए, उसके बाद उसके अंदर 3 डाल दीजिए, उसके अंदर तांबा, क्योंकि तांबा और ये जो 3 है दोनों धातु ही हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 4। विकल्प 4 लगा लीजिए, इसका क्रम से उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। अब आइए आकृति को पहले देखते हैं और इसका सही उत्तर लगा देते हैं। अब इस वाले प्रश्न में अगर आप देखें तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में 2 डिजाइने जो है, क्या हो रहा है, 2 डिजाइने तथा छायांकित भाग वामावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ती है। तो इसका सही विकल्प तो विकल्प 1 होगा। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रत्येक अगली आकृति में सभी 3 डिजाइनें 90 डिग्री वामावर्त यानी सॉरी माफ कीजिएगा दक्षिणावर्त घूमती है। तो इसका सही विकल्प तो 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विकल्प 4 होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय की संख्या के बीच है। पहले हम इस वाले को कर लें, तो इसको कैसे करेंगे, 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएंगे, हमें 2 ही मिल जाएंगे। फिर 1 और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3 से, तो हमें 3 ही मिल जाएंगे। सेम उसी प्रकार से अगर हम विकल्प 3 का कर ले तो 11 गुने 2 कर लेंगे, हमें 22 मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 11 गुने 3 कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, 33 मिल जाएंगे। यानी विकल्प जो है 3 ही इसका सही उत्तर होंगे। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए पैटर्न के रिक्त स्थान पर रखे जाने पर वह पैटर्न को पूर्ण तरीके से पूरा करेगा। अब ध्यानपूर्वक इस आकृति को देखिए और इसका सही विकल्प आइए विकल्प 4 लगा लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर इसे आगे पीछे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स वाला फीलिंग लीजिए। यहाँ पे हर रोज ये सोचिए कि हम एग्जाम दे रहे हैं, ना कि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप ज़्यादा कॉन्शियस और सीरियसली इसको करेंगे। अगला कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए प्रत्येक अगली आकृति में दोनों डिजाइनर दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ता है। किस तरह बढ़ता है, दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ता है। तो इसका सही विकल्प मेरे अनुकूल विकल्प 4 होंगे और आपके भी अनुकूल यही होंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ये फिगर को आराम से देखिए, आप अब सोच कर देखिए कि ये कौन से वाले में होंगे, हमें तो ये दोनों में नहीं दिख रहा। आइए हम विकल्प आगे इसको आगे लेकर चलते हैं। तो इसका सही विकल्प जो है ना विकल्प 4 में होगा। वो जो फूल जैसा ऐसे ऐसे निकल रहा था ना, ऐसे ऐसे, ये इसमें बन जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे नहीं बन जाएंगे, है ना। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम करना शुरू करते हैं। काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। यानी कि ए और बी का मिलकर काम निकालना है तो 1/30 और प्लस क्या हो जाएगा 1/15।
दोनों का एलसीएम करेंगे तो 30 ही आएंगे। 30 एकम 30, तो यहाँ पे 1 और 30 दूना क्या 15 दूना क्या हो जाएगा 30, यानी 3/30, यानी कि हमें मिला क्या 1/10, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है कि एक पासे की 4 स्थितियां विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, ज्ञात करें कि संख्या 4 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होंगी। 4 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे पूछा है, हम कॉमन करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन करके इसको काट पीट मचाएंगे। जैसे हम यही वाला को ले लिया, 3 से 3 खत्म, 1 से 1 खत्म, 4 के विपरीत 6 हो गए, यानी 6 विकल्प 1 सही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। ध्यान दें, अगर तो पहली आकृति की जल प्रतिबिंब दूसरी आकृति है, तो इसका सही विकल्प जो होगा 1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है, इस प्रश्न को आप लोग खुद कर पाएंगे, इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि दो संख्याएं p और q इस प्रकार है कि p के 2% और q के 2% का योग p के 2% और q के 6% के योग का 2/3 है। p के दुगने और q के 5 गुने के बीच अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न से इस प्रश्न को कीजिएगा तो 2p/100 हो जाएंगे और प्लस क्या हो जाएंगे 2q/100 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे कीजिए तो 2/3 और इंटू 2p और बटा 100 और क्या हो जाएगा प्लस 6q और बटा क्या हो जाएगा 100। यही प्रश्न कह रहा था ना। अब इसको एक इक्वेशन पे फिट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं 2p प्लस 2q बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और इंटू में हो जाएगा 2p प्लस 6q। ठीक है, 6q हो जाएंगे। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 6p हो जाएंगे, 6p प्लस 6q और बराबर हो जाएंगे कितना 4p प्लस कितना हो जाएगा 12q। अब यहाँ पे देखिए 6p माइनस 4p और बराबर क्या हो जाएगा 12q माइनस 6q। ठीक है, अब इसे कीजिए तो 2p बराबर क्या हो जाएगा 6q होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे p/q बराबर 6/2 यानी 6/2। काट पीट मचाइएगा तो 3/1 आ जाएंगे, यानी 2p/5q बराबर अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे 2p/5q बराबर अगर हमें करना हो 2/3 गुने क्या कर लेंगे 2/5 गुने 2/5 गुने 3 करेंगे। काट पीट मचाइए 6:5 आएंगे जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होंगी जिसका क्षेत्रफल 4√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है। क्या कह रहा है 5 गुना है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण जो होगा क्या हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। कैसे, इसकी भुजा क्या हो जाएगा 4√2 काटिएगा इसे मिलेंगे क्या 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुने 4 यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 5 गुने 16 यानी कि कितने 16×5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण निकालिएगा तो क्या होता है √2 गुने एरिया होता है, तो हम लिख देंगे √2 गुने 80। अब इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, इसको कीजिएगा तो 2√10 हो जाएंगे जो विकल्प किसमें है 4 में है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न है कि एक वर्षाकालीन दिन में 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 1.5 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली वर्षा के जल का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। आपसे पूछा गया है मीटर क्यूब में, तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है 1 हेक्टेयर में 1000 वर्ग मीटर होता है, तो 1.5 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा 1.5 गुने 1 कर लीजिए यहाँ पे 1000 यानी कि आपको मिलेंगे कितना 1500 वर्ग मीटर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे 1500 वर्ग मीटर। तो वर्षा जल का आयतन बराबर कितना लिख लीजिए H बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 0.04 मीटर में लिखेंगे तो 0.04 मीटर हम लिख सकते हैं क्या। तो वर्षा जल का आयतन निकालना है तो क्या हो जाएगा 1500 है ना 15,000 माफ कीजिएगा 15,000 और गुने हो जाएगा 0.04 गुना करा दीजिएगा 600 घन सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक है, घन मीटर माफ कीजिएगा घन मीटर। अगला है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें सभी तीनों अंक क्या है तीनों अंक समान हो। 3 अंकों वाली आपसे कहा गया है, ध्यान दें यहाँ
तो यहाँ पे 3 अंकों वाली, जैसे 111 हो गया, 222 हो गया, 333 हो गया, ऐसे ही डॉट डॉट 999 तक चले जाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 111 प्लस 222 और प्लस डॉट 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 करके 999 और बटा में हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 वाले फॉर्मूला पे फिट कर देंगे तो इसका सही उत्तर नहीं आ जाएंगे, इसका वहीं से सही उत्तर आ जाएंगे, इसका सही उत्तर आएंगे 555। आप करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो हम खुद ही कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 111 गुने हम कर ले 9 गुने 10 और बटा में लिख सकते हैं ना 9 गुने 2, काटपीट मचा दीजिए 555। अब तो हो गया। अगला प्रश्न है कि एक अधिकारी किसी कार्य को 300 दिन में पूरा करवाने का दायित्व लेता है, 300 व्यक्तियों को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है और वे आधा कार्य कर देते हैं। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 100 कर देता है जो 120 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद भी क्या करता है, ये 20 दिनों का अवकाश रहता है। कार्य पूरा करने हेतु शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए? यहाँ पे कुछ है नहीं है। चलिए यहीं पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो शेष दिन पहले आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 60 माइनस 120 और माइनस 20 इसके बराबर कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। अब MDH मसाला लगाइए और इस प्रश्न को क्लियर कर दीजिए। M1 D1 और क्या हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2 और प्लस क्या हो जाएगा M3 D3, है ना, D3 हो जाएंगे। अब देखिए 300 गुने क्या हो जाएगा 300 गुने 60 बराबर हो जाएगा 120 गुने 100 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे M3 गुने 10। ठीक है, M3 गुने 10। अब हमें निकालना ही M3 है, क्या है M3 ही निकालना है, तो हम लिख सकते हैं M3 गुने 100। ठीक है, 100 और बराबर उसको गुना कीजिएगा तो 18,000 माइनस कितना हो जाएगा 12,000, तो आ कितने जाएंगे आपका 6,000। कितने आ जाएंगे 6,000। तो M3 बराबर 6,000 बटा 100, यही ना होगा 6,000 बटा 100। काटपीट मचा दीजिए यहाँ से, तो आ जाएंगे आपका उत्तर 60 इसका प्रतिशत उत्तर होंगे, जो विकल्प किस में नहीं थे, विकल्प 4 में नहीं थे। अगला कि एक यात्री रेलगाड़ी बिना विराम लिए 75 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से और विराम के साथ 80 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से चलती है। 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विराम के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय घंटों में कितना होगा, आपसे यही पूछ लिया गया है। तो प्रति घंटा ठहराव की अवधि जो होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा, चालों का अंतर बटा ठहराव रहित चाल गुने कितना हो जाएगा 60। तब हम यहाँ पे करेंगे 75 और माइनस हो जाएगा 60 और बटा में 75 गुने 60। काटपीट मचा दीजिए, यहाँ से उत्तर आ जाएंगे 12 मिनट। अब ठहराव सहित 600 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय अगर हम निकाले तो 600 बटा 60, तो इसे काटिए, आपको मिलेंगे 10 घंटे। कितने मिलेंगे 10 घंटे। अब ठहराव की कुल अवधि निकालना है तो 10 गुने 12 करा लीजिए, आपको 120 मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर हम 10 गुने 12 बटा क्या कर ले 60 कर ले तो हमें मिलेंगे कितना 2 घंटा। विकल्प एक सही। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% A और B वस्तुएं खरीदने हेतु व्यय किया और शेष राशि बचत की। उसने वस्तु A खरीदने हेतु 1800 रुपये और B वस्तु खरीदने हेतु 3270 रुपये व्यय किए। उसकी बचत राशि कितनी थी? बचत राशि पूछ लिया है, तो वस्तु A एवं B के क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है। क्रय पर व्यय कितना हो जाएगा इसका A और B का, तो हम लिख सकते हैं 1800। क्या लिख सकते हैं 1800 प्लस कितना हो जाएगा 3270 रुपये। कुल कीजिएगा इसका तो कितना हो जाएगा 50-70, यानी व्यय कितना था इसका 65% और बचत कितना हो गया 35%। तो हम लिख सकते हैं 65% बराबर 50-70 यानी 5070। ठीक है, अब यहाँ पे 35% हमें निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है 35%, तो आइए इसे निकालते हैं। 35% बराबर लिख सकते हैं हम 50-70 बटा 65 और गुने का क्या लिख सकते हैं 35। अब इसे काटपीट दीजिए, उत्तर आ जाएंगे क्या 2730, जो विकल्प 1 में नहीं थे। विकल्प किसमें है 1 में नहीं थे।
अगला प्रश्न है कि योजना ए में 24,000 रुपए की धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की गई। योजना बी में 24,000 रुपए की धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात क्या होगा? अब योजना ए से प्राप्त ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 24,000 गुने 2 गुने 8 बटा 100। अब इसको काटिएगा तो आ जाएंगे आपका 3840। कितने आएंगे? 3840 आएंगे। तो योजना बी से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें। यहाँ पे क्या निकालना है? योजना बी से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी और -1 लिख सकते हैं। इस वाले पे सारे चीज को पुट करेंगे और इसका उत्तर निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24,000 इंटू 1 प्लस 5 बटा 100 पावर क्या हो जाएगा? 2 और -1। इसे सॉल्व करके आइए तो आपको मिलेंगे क्या? यहाँ पे 24,000 क्या मिलेंगे? 24,000 गुने 41 और बटा कितना हो जाएगा? 400। यहाँ से काटिएगा मिलेंगे 2460। कितने? 2460 मिलेंगे। ठीक है, तो अनुपात निकालना है। एक का कितना आया था? 3840 आया था, 3840। और दूसरे का कितना आया था? 2460। अब इसे काटते हैं तो आपको मिलेंगे एक का 64 और दूसरे का कितना मिल जाएंगे? 41 मिल जाएंगे। यानी विकल्प इसका क्या सही होने वाला है? 2 सही होगा। विकल्प 2 इसका क्रमशः उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यदि रोहित कंचों को कतारों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक कतार में 9, 10 और 15 कंचे हो और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो, तो उसके पास न्यूनतम कंचे हैं। न्यूनतम कंचे कितने हो जाएंगे? अब ये 9, 10 और 15 का आप एलसीएम कर ले तो इसका उत्तर आ जाएंगे 900। कितने आ जाएंगे? 900। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एक छात्र ने पेनों का एक डिब्बा 24 रुपए में 8 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 45 रुपए में 9 पेन की दर से बेच दिए। इस सौदे में उसे 240 रुपए का लाभ हुआ। डिब्बे में पेनों की संख्या क्या हो जाएगी? अब एक कलम का क्रैमूल निकाल लीजिए। आप एक कलम का सीपी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं एक कलम का सीपी बराबर हम लिख सकते हैं 24/8 यानी कि 8 3 का 24 यानी 3 रुपए। एक कलम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3 रुपए हो गया। अब यहाँ पे हम एक कलम का सेलिंग प्राइस निकाल देंगे बिक्रैमूल। तो बिक्रैमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा? 45/9 कर लेंगे यानी 9 पंजे 45 यानी कि 5 रुपए हो जाएंगे। हम खरीद कितने में रहे? 3 में और बेच कितने में रहे? 5 में। तो प्रति कलम लाभ कितने हो रहा है? 2 रुपए। जबकि कुल लाभ कितना हो रहा है? यहाँ पे 240 रुपए हो रहे हैं। तो बॉक्स में कुल कलमों की संख्या निकाल दीजिए। 240/2 कर लीजिए मेरे दोस्त। 120 उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला प्रश्न है कि एक वितरक एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचता है और 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो उसी अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसके लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे, यानी पहले वाला रह जाए। यानी कि वस्तु का जो होगा, यानी कि मान लीजिए कि वस्तु का 100 रुपए एवं अंकित मूल्य का जो होगा 100 रुपए हो जाएंगे। यानी कि वस्तु का मूल्य हम लिख सकते हैं इसे 100 रुपए और यहाँ पे जो अंकित मूल्य होगा उसका कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं प्रश्न से 100 गुने 80/100 हम लिख सकते हैं क्या? अब बराबर में 124 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो 124 गुने 100 और बटा में लिख लेंगे 80। अब 1 0 से 1 0 इधर खत्म, इधर काट पीट मचाइए 155 आ जाएंगे। हमें मिला कितना? 155। दूसरी स्थिति इसका चेक करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? वस्तु का सीपी 110 और वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 110 गुने 124 और बटा में 100 करेंगे। काटिएगा तो आपको मिलेंगे 136.4 रुपए, यानी कि छूट हम निकालना चाहेंगे। अब तो क्या हो जाएगा? 155 माइनस 136.4 136.4 करेंगे, मिलेंगे क्या? 18.6। ठीक है, तो यदि छूट प्रतिशत बराबर y% हो तो क्या करेंगे हम? 155 गुने y/100 और बराबर हो जाएगा 18.6। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 18.6 गुने 100 और बटा में हो जाएगा 155। कारपीट मचा दीजिए, 12% उत्तर आएंगे, जो विकल्प बी में निहित है।
अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक और शेष 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया। 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज 16,800 रुपए था। तो 15% वार्षिक पर धनराशि और 18% वार्षिक पर धनराशि के बीच अनुपात क्या होगा। अब आपसे इसका रेशियो पूछा है, आइए इससे करते हैं। मान लीजिए कि 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश 100 रुपये होंगे, तो 18% प्रति वर्ष की दर से निवेश क्या हो जाएंगे, 50,000 माइनस क्या हो जाएंगे 100। यानी कि हम प्रश्न से करना चाहे तो 100 गुने 15 और गुने 2 और बटा में 100। अब प्लस का फटाफट कॉपी पे लिखते चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं माइनस, ये पूरा वाला सेट है, ये पूरा सेट है। कैसा हम बताते हैं, जैसे 100 गुने 15 गुने 2, ये 15 है, 11 मत समझ लीजिएगा, और बटा में यहाँ पे 100 हो जाएंगे। और प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 50,000, कितना 50,000 माइनस 100 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 100 गुने फिर तो भी 18 और गुने 2 बाकी ही है, और बटा में हम लिख देंगे 100। बटा में हम क्या लिख देंगे 100 और बराबर में लिख देंगे 16,800। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगे 30x बटा 100 और प्लस 18,000 माइनस क्या हो जाएगा 36x बटा 100। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 16,800। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 6x बटा 100 और बराबर हो जाएगा 18,000 माइनस हो जाएगा 16,800, तो मिलेंगे कितना हमें 1200। ठीक है, तो हमें x बराबर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, x बराबर 1200 और माइनस गुने का 100 और बटा में हो जाएंगे 6। यहाँ काटिए, उत्तर आ जाएंगे 20,000। अब यहाँ पे हम रेशियो को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, रेशियो को। तो 20,000 रेशियो क्या हो जाएगा 50,000 माइनस 20,000 कर लेंगे तो हमें मिल जाएंगे 2:3, जो विकल्प 2 में नहीं थे, किसमें 2 में। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि ए, बी और सी की कुल मासिक आय 69,000 रुपए है। ए का आय 70% खर्च करता है। ए क्या करता है, 70% का क्या करता है, खर्च करता है। बी का आय 80% खर्च करता है और सी का आय का कितने 92% खर्च करता है। यदि उनकी मासिक बचत क्रमशः 15, 11, 10 के अनुपात में है तो बी की मासिक बचत रुपए में क्या होंगे। तो ए की बचत कितना है, ए की बचत है आपका 15x। ठीक है, बी का कितना है, बी का 11x और सी का कितना है 10x है। तो ए की आय का 30% बराबर हम 15x लिख सकते हैं। ए की आय का, किसकी आय का, ए की आय का 30% बराबर हम 15x लिख सकते हैं। यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 15x गुने 100 और बटा में हो जाएंगे 30। काटपीट मचा दीजिए, 50x रुपए आ जाएंगे, कितना 50x। अब यहाँ से इसी प्रकार से हम b की आय निकाल ले। तो b की आय निकालेंगे तो 11x, यहाँ पे b की आय हम निकाल रहे हैं तो 11x गुने 100 और बटा में 20 हो जाएंगे ना। अब इसे कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिलेंगे 55x। इसी प्रकार से c की आय निकाल लेते हैं। किसकी, c की। तो c की आय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x गुने 100 बटा 8। अब इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 125 रुपए। यानी हम लिख सकते हैं इसे हम लिखेंगे 50x प्लस 55x, कितने 55x लिख सकते हैं। 55x प्लस कितने हो जाएंगे 125x और बराबर कितने हो जाएंगे 69,000। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए तो x बराबर आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए, सभी को ऐड कीजिएगा तो 230x बराबर 69,000। ठीक है, 69,000। अब यहाँ पे हम अगर x बराबर निकालना चाहे, कितने बराबर, x बराबर तो 69,000, यहाँ पे 69,000 और बटा में क्या हो जाएगा 230, काटिएगा तो 300 आएंगे। अब पूछा किसका है, पूछा है आपसे b का बचत। b का बचत हो जाएगा 300 गुने 11, यही था ना, 11x था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3300 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3300 रुपए, जो विकल्प
ए में निहित है। अगला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। अब मान लीजिए द्विअंकीय संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, जहाँ x बड़ा होगा किससे, y से। अब अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर 45। ठीक है, तो आगे चल के इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9y बराबर 45। ठीक है, तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 45। तो x माइनस वाई बराबर हमें क्या मिलेंगे, 45/9। काटिएगा, उत्तर आएंगे यहाँ से 5। तो संभव संख्या क्या हो जाएंगे, 61, 72, 83, 94 यही होंगे ना। तो इसका सही विकल्प जो है, विकल्प क्या हो जाएंगे, 90 नंबर वाले का 5:4। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे, 5 कॉमा हो जाएगा 4। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करते ही MS वर्ड 2007 का डॉक्यूमेंट एरिया में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पे मिनी टूल बार दिखाई देता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन विभिन्न संबंधित वेब पेजों का केंद्रीय स्थान है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, वेबसाइट। अगला MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा काउंट IF। क्या हो जाएगा, काउंट IF। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि मेनू में कुछ कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के डैश पर दिखाई देंगे। किस पे दिखाई देंगे, तो टूलबार पे दिखाई देंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। तो इसका सही विकल्प होगा डोमेन नाम। क्या हो जाएगा, डोमेन नाम। अगला है कि MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा होम। क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Ctrl+W। क्या हो जाएगा, Ctrl+W नहीं, इसका Ctrl+N होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दस्तावेज बंद करने के लिए W, हाँ यहाँ के W होंगे, माफ कीजिएगा, विकल्प 3 ही सही होंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में विकल्प नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, रिमूव। क्या हो जाएगा, रिमूव। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक वर्ड दाईं की ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, Ctrl+Arrow। अगला निम्नलिखित में से, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर या कार्यालय के लिए निश्चित इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो हर रोज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।